सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो अब हमारी झारखंड ज्योग्राफी की जो क्लास है वो और 2 दिन में समाप्त हो जाएगी, 2 से 3 दिन में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और अभी पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे झारखंड में सिंचाई प्रणाली, और कल हमने पढ़ा था झारखंड में कृषि। तो हमने देखा था कि झारखंड में कितनी प्रकार की कृषि होती है, 2 प्रकार की, एक खरीफ और एक रबी। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक। और झारखंड में कितने प्रतिशत भाग में खरीफ फसल की कृषि होती है, तो 78% भाग में। और रबी फसल की खेती 16%। और एक जायद जो कि मुख्य सिंचाई प्रकार नहीं है, मुख्य फसल के प्रकार नहीं है, और इसका उत्पादन होता है 0.17% भाग पे। तो हम शुरू करते हैं झारखंड में सिंचाई प्रणाली, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड में सिंचाई प्रणाली। ये टॉपिक JPSC GSSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और JPSC में PT प्लस मेंस दोनों के लिए। तो देखते हैं, कुल फसली भूमि का 15% भाग सिंचित है। मतलब हमारे झारखंड में जितने भी प्रतिशत भाग में कृषि की जाती है उसका 15% भाग ही सिंचित है। मान लीजिए ये टोटल एरिया है जिसमें झारखंड में खेती की जाती है, और इसका मात्र 15% भाग पे ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और कुल सिंचित भूमि का 58% भाग सतही जल द्वारा तथा 42% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है। तो सतही जल मतलब हो गया जो ऊपर में, जैसे कि तालाब, ये हमारा सतह हो गया, और यहाँ हो गया तालाब। तो तालाब से, या फिर झारखंड में बहुत सारे डोभा पाए जाते हैं, तो डोभा से या नदियों से सिंचाई की जाती है। तो 58% भाग सतही जल द्वारा, तो नदी, तालाब या डोभा से सिंचाई की जाती है, और 42% भाग भूमिगत जल, अर्थात भूमि के अंदर जो जल है उससे, जैसे कि कुआं हो गया, नलकूप हो गया, जिसे चापाकल भी कहा जाता है, या चापा नल। तो उसके द्वारा 42% भाग पे कृषि सिंचाई की जाती है। आगे है झारखंड के सिंचाई के साधन। तो झारखंड के सिंचाई के साधन में क्या क्या है? पहला है कुआं, उसके बाद तालाब, उसके बाद नहर और अन्य सिंचाई साधन। तो पहले कुआं को देखते हैं। कुआं परंपरागत साधन है, और कुआं का योगदान 32% है सिंचाई करने में, और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? साहिबगंज और जामताड़ा में। तो कुआं जो है वो सिंचाई का परंपरागत साधन है, मतलब बहुत ही पहले से चलते आ रहा है। अधिकतर सिंचाई कुओं द्वारा ही की जाती थी पहले के समय। और झारखंड में जितने भी एरिया सिंचित है, 15% एरिया जो है कि सिंचित है, उसमें 32% योगदान कुआं का है, और सबसे ज़्यादा साहिबगंज और जामताड़ा में है। उसके बाद अगला देखते हैं तालाब। तो तालाब सबसे पुराना साधन है सिंचाई करने का। हम हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे वे अपना सिंचाई तालाब के माध्यम से ही करते थे, क्योंकि उस समय बाकी चीज़ें जैसे कि नलकूप, नहर, ये सब का निर्माण नहीं हुआ था। तो अधिकतर वो तालाब या फिर नदियों द्वारा सिंचाई करते थे। तो ये तालाब सबसे पुराना साधन हो गया सिंचाई का, और कुल सिंचित भूमि में तालाब का योगदान 30% है। उसके बाद आगे देखते हैं नहर। तो नहर ये हो गया आधुनिक साधन, और नहर का योगदान सिंचित भूमि में योगदान कितना है? 2%। तो नहरों का योगदान हो गया 2%। उसके बाद कुआं का 32, तालाब का 30। तो देखिए कुआं का आपको याद रखना है कि 32 है,
और इसी को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 30 और 2, 30% और 2, तो 30 से हो गया तालाब का और बाकी 2 ये नहर का। उसके बाद उपरोक्त साधनों के अतिरिक्त राज्य में अन्य साधनों का सिंचाई में योगदान 34% है। तो देखिए, पहले हमने देखा कुआं, ये 32%, तालाब का 30 हो गया और नहर का 2%, और बाकी जो अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है उनका योगदान 34% है। तो देखिए यहाँ पे तालाब के द्वारा 30, कुआं के द्वारा 32, नहर के द्वारा 2 और अन्य साधन के द्वारा 34%। उसके बाद आगे है, केंद्र सरकार के द्वारा देश के 125 बृहद जलाशयों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के 6 जलाशय जो कि गेतलसूद, तेनूघाट, मैथन, तिलैया, कोनार, पंचेत शामिल हैं। तो ये 6 जलाशय केंद्र सरकार के द्वारा 125 बृहद जलाशयों के पर्यवेक्षण में शामिल है। ये 6 आप याद रखिएगा। पहला है गेतलसूद, दूसरा तेनूघाट, तीसरा मैथन, फिर तिलैया, कोनार, पंचेत, यही सब, ये सारे फेमस हैं। अब हम आगे देखते हैं झारखंड में सिंचाई परियोजना। तो झारखंड में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं। पहला है बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा है लघु आकार की सिंचाई परियोजना। तो पहले देखते हैं बृहद सिंचाई परियोजना। किसे बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है? तो 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करे उसे बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा है? पहला है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका संचालन 1982 से किया जा रहा है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। तो इसमें जो आर्थिक सहायता कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, अमेरिका की राजधानी। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को चलाया जा रहा है, इसे आपको याद रखना है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में, किसके द्वारा स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन किया जा रहा है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, अर्थात कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान। और एक बात, जो बहुउद्देशीय है इसका अर्थात होता है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला। तो ये हो गया बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला परियोजना, तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद आगे है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई परियोजना के अंतर्गत बने नहर। पहला है चांडिल बांध व मुख्य नहर, दूसरा ईचा बांध व मुख्य नहर, तीसरा गालोडी बैराज और मुख्य नहर, खरकई बैराज और मुख्य नहर। तो ये चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पे और सरायकेला खरसावां जिला में है ये, और ईचा बांध ये भी सरायकेला खरसावां में, लेकिन ये खरकई नदी पे है। फिर है गालोडी, ये पूर्वी सिंहभूम में है और स्वर्ण रेखा नदी पे। उसके बाद खरकई बैराज, ये खरकई नदी पे, खरकई नदी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चांडिल बांध, ईचा बांध, गालोडी बांध, खरकई बांध, जिसमें चांडिल ये सरायकेला खरसावां में और स्वर्ण रेखा नदी पे। उसके बाद ईचा बांध ये भी खरकई नदी पे, और गालोडी बैराज ये पूर्वी सिंहभूम में। उसके बाद खरकई बैराज ये खरकई नदी में, और ईचा बांध जो ये भी है सरायकेला खरसावां में। तो देखिए, आपको बांध और बैराज में कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए, जो बैराज का निर्माण है, बैराज का निर्माण तब किया जाता है
जब नदी के पानी को इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि उसके जो प्रवाह की दिशा है, मतलब जिधर से वो बहती है उसके डायरेक्शन को चेंज करना है, मतलब इधर से बह रही है तो उसको इधर करना है, तो उसके लिए बैराज का निर्माण किया जाता है। और बैराज को उन नदियों पे बनाया जाता है जिनका प्रवाह धीमा होता है। और बांध हो गया, उनको उस नदी पे बनाया जाता है जिसका प्रवाह जो हो गया वो तेज होता है। और बांध का और एक उद्देश्य होता है कि वो जो नदी के पानी को एक जगह इकट्ठा रखता है। ये नदी का पानी हो गया और वो इस तरफ इधर से बांध बना के यहाँ पे पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। और जब बिजली का निर्माण किया जाता है तो यहाँ पानी को एक मतलब कुछ गेट बनाए जाते हैं जिनसे पानी को छोड़ दिया जाता है। तो अचानक बहुत प्रेशर से ये पानी जाता है जिससे मोटर घूमता है और बिजली का निर्माण होने लगता है। और बैराज का और एक मुख्य उद्देश्य होता है, इससे नदी का जो गहराई होता है उसको और ज़्यादा गहरा करने के लिए भी बनाया जाता है। तो देखिए ये हो गया डैम मतलब बांध, और ये बैराज। बैराज से नदियों के पानी का जो प्रवाह की दिशा होती है उसको मोड़ दिया जाता है। और बांध नदियों के पानी को एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं अन्य प्रमुख बैराज और जलाशय। तो दूसरा है अजय बैराज परियोजना। ये कहाँ है? देवघर और जामताड़ा में। तो इसको कैसे याद रखें? देखिए जो जय होती है वो किसकी होती है? जय जयकार देवों की होती है। तो यहाँ पे हो गया देव से देवघर, तो जय किसकी होगी? देवों की, तो देवघर। अजय बैराज परियोजना देवघर। और जामताड़ा आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो देवघर है उसके नीचे ही सटा हुआ जामताड़ा है। आपको मैप को भी माइंड में रखना पड़ेगा झारखंड का, कि कौन किधर किधर कौन सा जिला है और कौन से जिले किस अन्य जिले से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद है गुमानी जलाशय परियोजना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गुमानी, तो गुमानी से कीजिए गुमान। तो गुमान किसका होगा? साहेब लोगों का। तो गुमानी साहेबगंज और पाकुड़। साहेबगंज भी और पाकुड़ दोनों एक ही पास है। यहाँ साहेबगंज और इसके नीचे पाकुड़। यहाँ हो गया साहेबगंज और इसके नीचे यहाँ पे पाकुड़ है। उसके बाद है पुनासी जलाशय परियोजना। तो इसको कैसे याद रखें? देखिए जब हम पुण्य करने जाते हैं तो कहाँ करने जाते हैं? देवघर अर्थात बाबा धाम। तो पुण्य करने कहाँ जाएंगे? बाबा धाम अर्थात देवघर। उसके बाद है कोनार जलाशय परियोजना। ये कहाँ है? गिरिडीह में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कौन, मतलब कौन। यहाँ पूछ रहा है कौन गिरी या फिर गिरा, तो कौन गिरी या फिर कौन गिरा, इससे आपको रिलेट हो जाएगा कोनार से कौन, गिरिडीह से गिरा। उसके बाद है अमानत बैराज परियोजना। तो देखिए अमानत में क्या लिखा है? अम्मा, इसको कीजिए अम्मा। और पलामू को कीजिए पालना, ऐसे कीजिए। तो हमें कौन पालती है? अम्मा, तो अम्मा पालती है, से पलामू और अमानत। तो अमानत बैराज परियोजना ये पलामू में। उसके बाद है औरंगा जलाशय परियोजना। ये कहाँ है? ये भी पलामू में है। उत्तरी कोयल परियोजना ये भी पलामू में है। देखिए जो उत्तरी कोयल नदी है वो पलामू साइड ही बहती है। मैंने इसे अफवाह तंत्र प्रणाली में पढ़ाया था। और इसी की सहायक नदी जो है वो औरंगा है, और दोनों पलामू से गुजरती है। और उत्तरी कोयल है वो जाके सोन नदी में मिल जाती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि औरंगा और उत्तरी कोयल परियोजना ये पलामू में है। उसके बाद है कांची बृहद सिंचाई परियोजना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कांची है तो यहाँ पे रांची, कांची रांची, इससे रिलेट हो जाएगा। उसके बाद है मयूराक्षी बैराज जलाशय परियोजना। तो मयूराक्षी ये बहुत ही फेमस नदी है जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये नौगम्य नदी है।
झारखंड की एकमात्र नदी जिस पे नौका चलाया जाता है, और ये दुमका में है। और यहाँ हिजला मेला भी लगता है, हिजला मेला दुमका में और मयूराक्षी नदी के किनारे। अब हम देखते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। तो 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था जिन परियोजना से की जाती है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इनमें जो है वो 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसमें तो 53 तक है, पर हम इसको देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं याद करवा दूंगी। तो पहला है कंस जलाशय परियोजना, उसके बाद कोकरो सिंचाई परियोजना, कांटी जलाशय परियोजना, ये रांची में ही है। उसके बाद है रेसा जलाशय परियोजना। तो पहले रेसा को देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। तो रेसा से कीजिए रेस। तो रेस लगाने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? रांची, क्योंकि अधिकतर खेल रांची में ही होते हैं और अधिकतर स्टेडियम भी जो है वो रांची में ही है। तो रेस कहाँ पे लगाएंगे? जाके रांची में ही लगाएंगे। तो रेसा रांची, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंस कोकरो कांटी, ये आपको तीनों एक साथ बोल के याद करना है कि रांची, कंस कोकरो कांटी रांची, कंस कोकरो कांटी रांची, ऐसा 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है वासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति परियोजना, ये कहाँ है? रांची में। तो देखिए बासुकी से हम कर सकते हैं बसने या फिर बसाने। तो अधिकतर लोग कहाँ पे जाके बसते हैं झारखंड में? रांची में, क्योंकि ये राजधानी है। तो जिस कारण से भी लोग कहीं से भी आएंगे तो पहले यहीं पे आके बसेंगे। तो वासुकी से बसाने कर लीजिए या फिर बसने, जो कि रांची में। तो वासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति परियोजना ये रांची में हो गया। फिर है पतरातू और लतरातू, ये दोनों ही रांची में है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए पत के बाद है यहाँ पे रा, उसके बाद लत के बाद है यहाँ पे रा, तो रा से रांची पकड़िएगा, हो जाएगा। उसके बाद है सुरंगी जलाशय परियोजना, ये भी रांची में है। तजना, ये तजना जलाशय परियोजना, ये भी खूंटी में है, ये खूंटी में है। आपको ये वाला याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे असुर सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं तजना नदी पे। लेकिन ये तजना जलाशय परियोजना है तो ये खूंटी में है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद है कतरी, ये गुमला में है। तो गुमला के सारे देख लेते हैं। कतरी, धन सिंह टोली और अपर संख, पारस जलाशय, सुवाली और तपकरा। तो इसको देखिए सारे याद नहीं करने हैं, बस कुछ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए जो जेब कतरा रहता है, जेब कतरा, वो क्या करता है? धन या पैसे को लेके गुम हो जाता है। तो जेब कतरा से कतरी, धन को लेके अर्थात धन सिंह टोली, और पैसे इससे पारस। तो ये सब हो गया गुमला, गुम से हो गया गुमला। जेब कतरा धन या फिर पैसों को लेकर गुम हो जाता है, तो इससे हो जाएगा गुम हो गया, तो गुमला। उसके बाद अपर संख, ये भी गुमला में ही है। तो हमने पढ़ा था कि संख नदी का उद्गम गुमला से ही होता है, गुमला के चैनपुर से। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि अपर संख जलाशय परियोजना ये गुमला में है। उसके बाद सुवाली और तपकरा, ये भी गुमला में स्थित है। फिर आगे है राम रेखा जलाशय परियोजना। तो देखिए राम रेखा मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? वो सिमडेगा में लगता है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। तो राम रेखा जलाशय परियोजना ये सिमडेगा हो गया, और सिमडेगा से ही सटा हुआ है गुमला। तो ये यहाँ भी इसका लाभ मिलता है, गुमला और सिमडेगा दोनों में। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो ऐसे याद रखिए। देखिए यहाँ पे राम है, तो राम जी अगर चलते हैं तो अपने पैरों के निशान को छोड़ देते हैं, अर्थात अपने डेग, जो डेग देते हैं वो डेग का निशान छूट जाता है। तो किनका? तो राम जी का। तो राम रेखा सिम डेगा का, डेगा से याद कर लीजिए, डेग, और सिमडेगा के पास ही गुमला है, तो दोनों हो गया। उसके बाद है कसचोर जलाशय, ये भी सिमडेगा में है। उसके बाद है सुकरी, ये लोहरदगा में,
और नंदिनी ये भी लोहरदगा में। देखिए सभी की ट्रिक नहीं बन पाई है और सारे इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो जो इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हीं को बताऊंगी ट्रिक से। आगे है सलैया, ये कहाँ है? हजारीबाग में। तो सलैया से देखिए ये कैसा साउंड कर रहा है? साल जैसा। तो साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365। तो मान लीजिए कि ये सालों साल बोल रहा है, सालों साल। सलैया मतलब सालों साल। तो उसमें कितने दिन आ जाएंगे? लगभग 1000 तो आ ही जाएंगे। तो इससे याद रखिए सलैया कितने दिन का होता है? साल, हजारों दिन का। उसके बाद है भैरवा, ये हजारीबाग और रामगढ़ में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए भैरवी या भेड़ा, ये दोनों नदी रामगढ़ के राजरप्पा के पास मिलती हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि रामगढ़ और रामगढ़ जो है वो हजारीबाग से ही टूट के बना है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि हजारीबाग और रामगढ़ दोनों ही जिले को भैरवा जलाशय परियोजना का लाभ मिलता है। उसके बाद है पंचखेरो जलाशय, ये कहाँ है? तो ये कोडरमा और हजारीबाग। देखिए यहाँ पे है खेरो, खेरो से याद रखिए चोरो, चोरो खेरो, एक ही जैसा साउंड कर रहा है। नहीं तो अगर आपको ये ख नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे चौ देखिए, चरो। तो चारों से चोरो कर लीजिए, तो चोरों से डर लगता है। तो पंच खेरो चोरो से क्या होता है? डर लगता है। तो कोडरमा में यहाँ पे डर है, तो कोडरमा और उसी के साथ हजारीबाग। उसके बाद है बक्सा जलाशय, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए बक्सा, बक्सा मतलब बक्सा हो गया डिब्बा, तो उसमें हम बाघ को भर के रखेंगे। हजारीबाग के लास्ट में बाघ है, तो बाघ को बक्सा में पैक कर देंगे क्योंकि बाघ से हमें खतरा होता है। तो हजारीबाग और चतरा का से हो गया खतरा, तो हजारीबाग और चतरा में बक्सा जलाशय है। उसके बाद है केसो जलाशय, तो देखिए केसो, इसका फर्स्ट में के है और इसमें को है, तो के को से आप याद रख सकते हैं केसो कोडरमा, और एक रेसो था वो। उसके बाद आगे है गरही जलाशय, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए गरही से कीजिए गड्ढा, गड्ढा मतलब गहरा गड्ढा, तो इसमें गिरने से खतरा हो सकता है। तो चतरा खतरा और गरही से गड्ढा, तो इससे हो गया गरही जलाशय चतरा में। फिर है खुदिया धनबाद, तो देखिए खुदिया से याद कीजिए खुदाई, खुदाई कहाँ होती है? जहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलेंगे। तो धनबाद में हमें क्या मिलता है? कोयला। तो कोयला निकालने के लिए हमें खनन करना पड़ता था, खुदाई करनी पड़ती है। तो खुदिया धनबाद में। गोबई धनबाद में, गोबई से याद कीजिए गमन, गबन, गबन मतलब अहंकार हो गया। तो कब होगा? जब धन हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा तब हमें गोबई अर्थात गबन होगा। बस एक रिलेट करने के लिए है ये। उसके बाद है बटानी, ये पलामू में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए बटानी, बटानी मतलब मान लीजिए बांटने, तो किसको बांटेंगे? यहाँ क्या है? पलामू मतलब प्रत्येक मुँह को, प्रत्येक मुँह को बांटना पड़ेगा। तो हो गया बांटने से बटाने और प्रत्येक मुँह से पलामू। उसके बाद है सदाबा, ये भी पलामू में है। चाको, ये भी पलामू में है। उसके बाद जिंजोरी जलाशय, ये भी पलामू में है। फिर है सोनारे, ये भी पलामू में। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? अगर सोना किसी को मिल गया, कहीं भी गिरा हुआ मान लीजिए, तो वो लेके पला जाएगा, मतलब भाग जाएगा। तो सोनारे पलामू। उसके बाद मलई, ये भी पलामू में है। माला से याद कर लीजिए, मलई से याद कर लीजिए माला, तो किसका माला? ऐसे याद कर लीजिए कि सोना का माला, तो ये लेके किसी को, अगर ये किसी को मिल गया तो ये लेके वो पला जाएगा। पलामू, तो सोनारे पलामू, मलई पलामू। उसके बाद है अनराज गढ़वा, तो इससे याद कर लीजिए अन गढ़वा, अन गढ़वा, एक नया नाम भी बन गया अन गढ़वा। उसके बाद नेक्स्ट है बायां बाकी गढ़वा, तो ये जो बायां बाकी है, बाकी से आप लोग सुने होंगे बांका, बांका मतलब टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा बांका। तो जो गड्ढा है वो टेढ़ा मेढ़ा है, अर्थात बांका बाकी है। तो बायां बाकी गढ़वा। उसके बाद है झरझरा, ये पश्चिमी सिंहभूम में, सोनवा, सतपोटका, नकटी, तोरलो, ये सारे पश्चिमी सिंहभूम में। ये आपको एक ही बार में बोल के याद करना है। झरझरा, सोनवा, सतपोटका, नकटी, तोरलो, ऐसे बोल बोल के
आप याद कर सकते हैं कि ये पश्चिमी सिंहभूम में है। और मूराहीर ये भी पश्चिमी सिंहभूम में ही स्थित है। उसके बाद है ब्राह्मणी जलाशय परियोजना, ये पूर्वी सिंहभूम में है। देखिए, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भूमि पूजन करते हैं। भूमि से हो गया भूमि पूजन, और किधर घूम के करेंगे तो पूर्व साइड सूर्य उगता है तो इधर ही घूम के ब्राह्मण लोग पूजा करेंगे। तो ब्राह्मणी पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद है रोरो जलाशय, तो ये भी कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। तो हम रोएंगे कब, जब हमें दुख होगा, और दुख होगा तो हम क्या करेंगे, भगवान को याद करेंगे। किधर देख के, पूर्व साइड देख के, तो पूर्वी सिंहभूम रोरो। उसके बाद है जैनसाई जलाशय, ये पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां दोनों जगह। उसके बाद है सुरु, और ये सरायकेला खरसावां, फिर सोना पालना, ये तीनों ही सरायकेला खरसावां में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए आप सोने का पालन करते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारा सोना है, पालन से आप याद रख लीजिए कि रख रखाव, तो मतलब रिलेट कर सकते हैं पालना से। तो सोना का हम रख रखाव अर्थात पालेंगे सोना को, और अब हम स्टार्ट किए हैं सोना पालना, मतलब शुरू किए हैं सोना पालना। तो किसी से हमें राय लेना पड़ेगा कि कैसे करके सोना को रखा जाए, सोना का रख रखाव किया जाए। रख रखाव सोना को किस तरह पालना शुरू किया जाए, तो उसके लिए राय लेना पड़ेगा। तो इससे हो गया सरायकेला खरसावां। उसके बाद है सकरी गली पंप योजना। तो देखिए, जो सकरी गली मान लीजिए बहुत ही संकरी गली, बहुत ही पतली गली, किसकी होगी, तो साहेब लोगों की, क्योंकि साहेब लोग राजमहल में रहते हैं। तो मान लीजिए राजमहल में बहुत ही पतली पतली गली अर्थात संकरी गली है, तो ये सकरी गली पंप योजना साहिबगंज। फिर है तोराई बराज परियोजना, ये कहाँ है, गोड्डा में। फिर आगे है बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना, ये भी गोड्डा में। फिर सुंदर जलाशय परियोजना, ये भी गोड्डा में। और सुंदर को कैसे याद रखेंगे, देखिए, गोड्डा से याद कीजिए गुड्डा, गुड्डा गुड्डी अर्थात गुड़िया, तो वो बहुत ही सुंदर होती है देखने में। तो सुंदर जलाशय परियोजना गोड्डा। उसके बाद है हरना बियर परियोजना, तो ये बियर जहाँ भी आ गया आपको गोड्डा मार देना है, क्योंकि गोड्डा से याद रख लीजिए गुंडा, तो गुंडा लोग क्या पीता है, बियर पीता है। तो हरना बियर परियोजना ये गोड्डा, कझिया बियर परियोजना ये भी गोड्डा। अगर आपको लगता है कि जितने ट्रिक थे अगर आप भूल रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए। उसके बाद है लघु सिंचाई परियोजना, तो 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे उसे लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। कितना, तो 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्भव सिंचाई निगम लिमिटेड अर्थात झालको के माध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। तो जो लघु सिंचाई परियोजना है वो झालको के माध्यम से चलाई जा रही है। और झालको का गठन कब हुआ था, तो 2002 में। झालको का फुल फॉर्म झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्भव सिंचाई निगम लिमिटेड। इसका गठन 2002 में, और इसके द्वारा लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। इसके बाद है सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले, तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है पलामू, फिर देवघर, फिर गोड्डा, हजारीबाग, दुमका। तो फर्स्ट वाला आपको याद रखना है कि सब सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले, पहला कौन है, तो पलामू। पलामू क्यों, क्योंकि देखिए पलामू में सर्वाधिक सूखा पड़ता है। यहाँ है पलामू, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सूखा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे है पाट क्षेत्र जो कि बहुत ही ऊंचाई पे है, और जो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है मानसून की, वो इस एरिया में वर्षा करा देती है, लेकिन इधर से पार नहीं हो पाती है, जिस कारण से ये वाला क्षेत्र वृष्टि छाया वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे बारिश उतनी नहीं हो पाती, जिस कारण से ये सूखा क्षेत्र है। तो इसी कारण से यहाँ पे सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले ये हो गया पलामू, कितना, तो 24.25। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू। और कल हम देखेंगे झारखंड की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो कल का टॉपिक हमारा ये होगा। आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।